नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएसए रिलेशंस से संबंधित। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर वेपन्स के रिस्क के बारे में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में सेफ्टी डेफिसिट से संबंधित कोझिकोड एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ उससे संबंधित ये आर्टिकल है। कल से देखो हम क्या करेंगे, हमारी डिस्कशन में एथिक्स का एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएसए रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। देखो, अर्ली 1940s में उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट। इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को बोला था कि आप इंडिया को आज़ादी दे दीजिए ताकि इंडिया हमारी साइड से शामिल हो सके वर्ल्ड वार सेकेंड में। बट ब्रिटेन ने यूएसए के राष्ट्रपति की बात को नहीं माना और वैसे इवेंचुअली 3 से 4 साल बाद इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 1947 में। पार्टीशन में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ। देखो, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में यूएसए की सोच इंडिया के लिए अच्छी थी क्योंकि इंडिया ने अपनी संविधान में काफ़ी अच्छी बातों को अडॉप्ट किया था, जैसे डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स। तो यूएसए को लगता था इंडिया एक इम्पोर्टेंट साथी हो सकता है हमारा साउथ एशिया में। बट 1953 में जो कोरियन वार हुआ, उस कोरियन वार में इंडिया का झुकाव चाइना और यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था। तो यूएसए को ये लगा इंडिया अब यूएसएसआर का दोस्त बन गया है। तो साउथ एशिया में इंडिया को काउंटर करने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान का साथ देना स्टार्ट कर दिया। देखो, पाकिस्तान किसी भी सेंस में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, बट यूएसए ने पाकिस्तान को एड प्रोवाइड की, मिलिट्री एड प्रोवाइड की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान का साथ दिया। और उस समय काफ़ी सारी यूएस सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जैसे कि सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनका पार्ट था पाकिस्तान और ये ऑर्गेनाइजेशन यूएसए को सपोर्ट करती थी। इसका नतीजा ये निकला कि यूएस के द्वारा प्रोवाइड की गई एड की सहायता से पाकिस्तान इतना सक्षम बना कि कम से कम वो इंडिया से वार लड़ सके। अगर यूएसए ज़्यादा एड पाकिस्तान को नहीं देता तो शायद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती इंडिया से युद्ध लड़ने की। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि हमने यूएसए के साथ दोस्ती नहीं की, इसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ी। एक और एग्जांपल राइटर देते हैं। देखो, उस समय यूएसए के रिलेशंस मेनलैंड चाइना के साथ अच्छे नहीं थे। यूएसए मानता था रियल जो चाइना है वो ताइवान है। 1970 तक ऐसा चलता रहा। इसीलिए देखो, 1953 से पहले यूएस इवन इस चीज के लिए भी तैयार था कि सिक्योरिटी काउंसिल से चाइना को रिप्लेस करके इंडिया को शामिल किया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया ने जो संविधान अडॉप्ट किया था उसमें अच्छी चीजें थी, आज भी हैं, जैसे डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स। तो लिबरल वैल्यूज की झलक यूएसए को लगी और यूएसए को लगा कि कम्युनिस्ट चाइना के बजाय डेमोक्रेटिक इंडिया एक बेहतर यूएसए का साथी हो सकता है एशिया में। तो डॉक्टर एंटन हार्डर की स्टडी बताती है कि उस समय नेहरू की जो सिस्टर इंडिया के एम्बेसडर थी यूएसए में, विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने नेहरू को पत्र लिखा था यूएसए के इस प्रकार के प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल देखो काफ़ी बार डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने खत में इस चीज़ का जिक्र किया था, बट नेहरू ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। नेहरू ने कहा कि वैसे तो देखो इंडिया सीट डिजर्व करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया के क्रेडेंशियल जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बट हम इस बात पर नहीं मानेंगे कि चाइना को रिप्लेस करके हमें शामिल किया जाए। इससे तो यूएसए एक प्रकार से चाइना और इंडिया के बीच डिफरेंसेस पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, इस स्टडी के अनुसार, डॉक्टर एंटन हार्डर की जो स्टडी है इसके बेस पे कहा जा सकता है कि नेहरू की जो सोच थी उस समय थोड़ी आइडियलिस्ट थी, रियलिस्ट नहीं थी। रियलिस्ट इसलिए नहीं थी
क्योंकि कुछ ही सालों बाद 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ा युद्ध होता है। इंडिया को हारना पड़ता है उस युद्ध में। तो चाइना ने एक प्रकार से रियलिस्ट अप्रोच अपनाई, उन्होंने युद्ध लड़ा, इंडिया के खिलाफ जीता भी, बट इंडिया ने रियलिस्ट अप्रोच नहीं अपनाई और इसका खामियाजा हमें यूएसए के साथ रिश्ते बिगाड़ कर भी चुकाना पड़ा, क्योंकि यूएसए ने कई मौकों पर पाकिस्तान का साथ दिया। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 1971 में यूएसए ने अपना फ्लीट भेजा था बंगाल की खाड़ी के पास। वो बात अलग है, हमारी यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, इसके चलते यूएस वार में इंटरवेंशन नहीं कर सका। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं कि आज एक बार फिर से हमारे पास मौका है अपनी पिछली गलतियों से सीखने का और यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का। बट देखो इंडिया की यूएस के साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी इस बात पर भी डिपेंड करता है नवंबर में यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस को कौन जीतता है। ट्रम्प तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस के पक्षधर हैं, बट अभी फिलहाल जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जो बिडेन, ये थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट के प्रति हॉस्टाइल हैं। काफ़ी सारे इश्यूज पर यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्टैंड है इंडिया को क्रिटिसाइज करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आज भी यूएसए के कुछ इनर सर्कल्स में शामिल जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इनका मानना है इंडिया को रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं परचेज करना चाहिए था। इसके साथ साथ यूएसए चाहता था इंडिया अपनी फोर्सेस भेजे अफगानिस्तान में ताकि यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर जा सकें, बट इंडिया ने पूरी तरह से यूएसए के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो यूएसए के पॉलिसी मेकर्स को यह लगता है इंडिया बातें तो बड़ी बड़ी करता है बट उन इश्यूज पर साथ नहीं देता जो यूएसए के लिए कंसर्निंग है। इसलिए देखो अगर हमें यूएसए के साथ ट्रस्ट अगर बनाना है तो सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है हमें कुछ ऐसे इश्यूज पर यूएसए की बात माननी होगी जो यूएसए के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। 1991 में उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा था हमें आईएमएफ से लोन चाहिए क्योंकि फिलहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है और इन क्राइसिस से निपटने के लिए हमें आसान इंटरेस्ट रेट्स पर लोन चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आईएमएफ हमें लोन कभी नहीं देगा, बट सबसे ज़्यादा जो वोटिंग पावर है आईएमएफ में वो यूएसए के पास है। अगर हम यूएसए को कन्विंस करवा देते हैं तो हमें आईएमएफ से लोन मिल सकता है। तो उसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने यूएसए से बात की कि यूएसए की जो रिक्वेस्ट है, यूएसए उस समय ये चाहता था कि फिलीपींस से सऊदी अरेबिया तक यूएसए के अगर एयरक्राफ्ट उड़ान भरें तो बीच में हमारी धरती से उन एयरक्राफ्ट का रिफ्यूलिंग हो सके, क्योंकि उस समय फर्स्ट गल्फ वार चल रहा था और इराक ने कुवैत को ऑक्यूपाई कर लिया था, कब्जा कर लिया था कुवैत पर। तो यूएसए चाहता था इंडिया अपने फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए अपनी एयर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करें। तो इंडिया ने यूएसए की इस बात को मान लिया था, बदले में यूएसए ने हमें लोन दिलवाया आईएमएफ से। तो कहने का मतलब ये है अगर हम यूएसए के कुछ कंसर्निंग इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो यूएसए हमारी मदद के लिए आगे आएगा। इंडिया को देखो ये समझने की आवश्यकता है इंडिया और यूएसए रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए दोनों साइड से गिव एंड टेक की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देखो अभी यूएसए से क्या चाहिए आप बताओ। गलवान वैली में वायलेंस के बाद हमें यूएसए से चाइना का मुकाबला करने के लिए यूएस के हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। 100% हम ये नहीं चाहते कि यूएसए अपनी फोर्सेस को भेजें इंडिया के पक्ष में चाइना से मुकाबला करने के लिए। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं यूएसए लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करे इंडिया को, और बदले में यूएसए क्या चाहता है? यूएसए देखो ये चाहता है अफगानिस्तान में इंडिया अपनी ट्रूप्स भेजे ताकि ईजिली यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से बाहर जा सकें। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये बोलते हैं मेरी पर्सनल राय ये है हमें धीरे धीरे आर्मी की 2 डिवीजन्स अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया को देखो ना सिर्फ यूएसए बल्कि यूएसए के जो अलाई कंट्री हैं इजराइल की आवश्यकता है। साइबर वारफेयर, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ चाइना पाकिस्तान, इंटरसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन,
हार्ड इंटेलिजेंस ऑन टेररिस्ट, कंट्रोलिंग द मिलिट्री एंड इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान। इन सब इश्यूज पर हमें यूएसए और इजराइल की आवश्यकता है। इंडिया को यूएसए की आवश्यकता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए एज ए नेवल और एयरफोर्स बेस, जिसका इस्तेमाल यूएसए और यूएसए के एलाय कंट्रीज के द्वारा भी किया जा सके, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, जापान। इसके साथ साथ देखो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर इंडिया को रेड लाइन ड्रा करने की आवश्यकता है, जैसे कि जो इंडिया और यूएसए के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स के आधार पर होने चाहिए। यूएसए की तरफ से अगर अंधाधुंध एफडीआई आती है बिना रोक टोक के, तो ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। इसके अलावा इंडिया को यूएसए से क्या चाहिए? इंडिया को यूएसए से ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जिससे हमारे पास जो थोरियम के भंडार हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकें, सी वाटर को डिसैलिनाइज कर सकें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ये सब टेक्नोलॉजीज हमें यूएसए से चाहिए। बट हमें यूएसए का वॉलमार्ट नहीं चाहिए, यूएसए की यूनिवर्सिटी हमें नहीं चाहिए इंडिया में कैंपस स्टार्ट करने के लिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रपोज किया गया है। इसके बाद स्वामी ये बोलते हैं यूएसए को अलाउ कर देना चाहिए हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें यूएसए में। फॉर एग्जांपल बोस इंडिकस मिल्क, जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर मिलता है। बोस इंडिकस देखो कैटल की एक वैरायटी है जिसे जेबू भी कहा जाता है। नेक्स्ट सजेशन, हमें अब्रोड से सिलेक्टिवली एफडीआई को अलाउ करना चाहिए इंक्लूडिंग यूएसए, कंपैरेटिव एडवांटेज के आधार पर। नेक्स्ट, इंडिया और यूएसए के बीच टैरिफ को रिड्यूस कर देना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, और इंडियन रुपी की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में उसे रीवैल्यूएशन की आवश्यकता है। अभी 70-75 के आसपास है $1 के मुकाबले में इंडियन रुपी की वैल्यू, तो इसे हमें 35 पर लेकर आना है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में 10 से नीचे आनी चाहिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कुछ दूसरे इश्यूज हैं जिनको लेके हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए, जैसे यूएसए के कहने पर हमें हमारी ट्रूप्स को तिब्बत में नहीं भेजना चाहिए, या फिर हांगकांग और ताइवान जैसे इश्यूज पर भी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो हो सकता है चाइना में जल्द ही रेजीम चेंज हो जाए। जैसे माओ के जाने के बाद डैन जियाओपिंग चाइना के प्रीमियर बने थे और उनकी पॉलिसी इंडिया के प्रति काफ़ी फेवरेबल थी। तो अभी चाइना इंडिया के प्रति एग्रेसिव है, लेकिन शी जिनपिंग के जाने के बाद जो नए जो राष्ट्रपति आएंगे उनकी पॉलिसी हमारे प्रति लिबरल रह सकती है। तो इसलिए हमें फ़िलहाल ताइवान और हांगकांग जैसे इश्यूज़ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी इन पर हम ऑलरेडी चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। एक नेहरू के द्वारा साइन किया गया था 1954 में, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में। लास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो बोलते हैं इंडिया, यूएस, चाइना ये तीनों एक साथ आ सकते हैं वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब तीनों कमिट हो सकते हैं एक मकसद के साथ कि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश की जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के रिस्क से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो इन दोनों के बीच एक रेस चल रही थी। रेस ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करने की, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो उस समय कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड में न्यूक्लियर वार का रिस्क काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से विभिन्न देशों में बाकायदा न्यूक्लियर ड्रिल हुआ करती थी। लोगों को जागरूक करना, सायरन बजता था और एकदम से लोग अपने बंकर में घुस जाते थे। ऐसे बंकर्स का निर्माण जगह जगह पर किया गया था, जैसे घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। प्रॉपर गाइडलाइंस जनता को दी गई थी। अगर न्यूक्लियर बम गिरने के बाद
जो धुआं उड़ जाता है इस प्रकार से आकाश में, रेडिएशंस रिलीज होती हैं, तो उसका कैसे सामना किया जाए। डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी कोल्ड वार के दौरान, मूवीज़ आई थी कि अगर न्यूक्लियर बम गिराया जाता है तो कैसे उसका सामना किया जाए, और न्यूक्लियर बम गिरने के बाद में लाइफ वहाँ पर कैसी होगी। तो देखो उस समय इतनी ज़्यादा जागरूकता थी न्यूक्लियर वार के रिस्क के बारे में, सिविल सोसाइटीज़ काफ़ी सारी इमर्ज होकर आई थी ताकि सरकारों पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कीजिए, आपस में आप संधि कीजिए, एग्रीमेंट साइन कीजिए, ताकि किसी न किसी प्रकार से न्यूक्लियर वार को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और न्यूक्लियर वार का जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि न्यूक्लियर रेस समाप्त हो गई। बट आज के समय में हम यूं नहीं कह सकते कि रिस्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स में ये डिस्कस किया है कि जैसे यूएसए अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की साइट को रिवाइव कर रहा है, चाइना से रिपोर्ट्स आई कि चाइना ने भी अब कुछ न्यूक्लियर टेस्टिंग की है, अब 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और नैरेटिव इस प्रकार का बन रहा है जैसे पाकिस्तान जैसे देश जो हैं न्यूक्लियर वार की धमकी देते हैं, वो बोलते हैं कि लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट देखो उतनी जागरूकता जितनी कोल्ड वार के दौरान थी आज नहीं देखने को मिलती। जितना उस समय सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था, आज उतना सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से प्रेशर नहीं देखने को मिलता। जबकि हमें पता है कि सिर्फ एक बार न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। जापान के ऊपर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे, हिरोशिमा सिटी पर और नागासाकी सिटी पर। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग तो बॉम्ब फटने के बाद ही मर गए थे, लेकिन उसके बाद जो लोग बचे उन्हें विभिन्न तरह की बीमारियों ने घेर लिया। उन लोगों को जो बच गए थे इन न्यूक्लियर वेपन्स के गिरने से उन्हें कहा जाता है हिबाकुशा। और बहुत से ऐसे लोग तो देखो अंत तक यही कहते रहे कि शायद हम उसी दिन मर जाते तो ठीक थे, क्योंकि इतनी तरह तरह के उन्हें कष्ट झेलने पड़े बचने के बाद भी। और आज के समय में तो आपको भी पता है जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के बॉम्ब अब विभिन्न देशों के द्वारा डेवलप कर लिए गए हैं। अब 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को। एक बार फिर से मौका है कि विभिन्न देश जागरूक हों, सिविल सोसाइटीज़ प्रेशर लगाएं सरकारों पर, क्योंकि रिस्क देखो अभी और भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, साइबर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा देखो आज बहुत ज़्यादा बरकरार है। हमने पिछले हफ्ते एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो एक बात डिस्कस की थी कैसे यूएसएसआर की एक सबमरीन से वो न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को लॉन्च करने ही वाले थे, लेकिन सेकंड इन कमांड ने मना कर दिया था। तो इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग देखो बहुत ज़्यादा हो सकती है। आज के समय में देखो इवन न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। ऐसी ऐसी मिसाइल्स डेवलप हो गई हैं जो दोनों तरह के वेपन्स को लॉन्च कर सकती हैं, कन्वेंशनल वेपन्स को और न्यूक्लियर वेपन्स को भी। और कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस का काम करते हैं बल्कि युद्ध होने से रोकते हैं, देखो ऐसा नहीं है। आज के समय में अगर वो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर उनका युद्ध होता है दूसरे देशों के साथ, तो लिमिटेड वार कब न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब देखो दो देशों के बीच एस्केलेशन बढ़ता है तो फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान जैसे देश तो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की भी बात बोलते हैं। अब देखो पाकिस्तान अगर लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो साफ तौर पे क्लियर है। अगर कोई देश हमारे खिलाफ लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करता है तो हम तो उसे न्यूक्लियर अटैक ही मानेंगे। तो आवश्यकता ये है जो कि कंक्लूजन में कहा जाता है राइटर के द्वारा, जैसे देखो कोविड-19 से संबंधित इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे ढंग से स्प्रेड की गई है, जिसने इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है कुछ देशों में कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में। उसी प्रकार से वर्ल्ड में न्यूक्लियर वार के जो रिस्क हैं, न्यूक्लियर वार होता है तो इसके क्या फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा,
ये सब चीज़ें भी अब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के सामने आनी चाहिए, विभिन्न देशों के लीडर्स के सामने आनी चाहिए, ताकि 3 काउंट्स पर प्रोग्रेस अचीव की जा सके। सबसे पहले विभिन्न देशों के लीडर्स को मजबूर किया जाए कि वो हथियारों की रिक्वायरमेंट्स को रैशनलाइज कीजिए, मतलब जितने हथियारों की आवश्यकता है सिर्फ उतने ही हथियार इकट्ठा कीजिए। उसके बाद फोर्स किया जाए विभिन्न देशों को कि वो न्यूक्लियर रिस्क को रिड्यूस करें। सबसे लास्ट में धीरे धीरे विभिन्न देश न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया न्यूक्लियर वार के रिस्क के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सेफ्टी डेफिसिट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया। रनवे पर एक एरोप्लेन फिसल गया, जिसकी वजह से खाई में गिर गया और 2 टुकड़े हो गए इस प्लेन के। इस हादसे में अभी तक 18 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। देखो, कोझिकोड एयरपोर्ट पे जो रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है, मतलब कि पहाड़ी पर है ये रनवे, प्लेट्यू पर। मान लीजिए ये प्लेट्यू है और इसके ऊपर रनवे बनाया हुआ है, तो रनवे का जो स्पेस है वो रिलेटिवली कम है। इस प्रकार के और भी टेबल टॉप रनवेज हैं हमारे देश में, जैसे कोझिकोड का केरला में जहाँ पर यह हादसा हुआ, मैंगलोर कर्नाटक में, शिमला हिमाचल प्रदेश, पक्योंग सिक्किम और सबसे लास्ट में लेंगपुई मिजोरम में। ये सारे टेबल टॉप रनवेज हैं, मतलब प्लेट्यू के ऊपर रनवे हैं, तो इसलिए स्पेस रिलेटिवली कम है। 2010 में भी मैंगलोर में इस प्रकार का हादसा हो गया था। उस समय तो 150 के आसपास लोगों की जानें चली गई थी। उस समय एक कमेटी गठित की गई थी। आर्टिकल में कहा जाता है उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को आज तक सीरियस नहीं लिया गया है। इसी एयरपोर्ट पर पिछले साल एक हादसा होते होते बच गया था। उस समय तो कम से कम 2010 के हादसे की बाद की कमेटी की रिकमेंडेशंस को कंसिडर किया जाना चाहिए था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस बार आखिरकार ऐसा क्या हुआ, हादसा क्यों हुआ? देखो, पूरी इन्वेस्टिगेशन तो अभी होना बाकी है। ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है, जिससे पता लगेगा कि अंतिम समय में पायलट्स ने क्या बातचीत की। बट इनिशियल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं रनवे पर पायलट ने प्लेन 1 किलोमीटर आगे उतारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेन लैंड करना चाहिए था, लेकिन उस पोजीशन पर प्लेन ने लैंड नहीं किया, 1 किलोमीटर आगे लैंड किया। तो देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, रनवे ऑलरेडी छोटा है क्योंकि टेबल टॉप रनवे है, और उसके बाद अगर प्लेन 1 किलोमीटर आगे लैंड करता है तो स्पेस और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इनिशियल तो रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं। वैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से प्लेन जो है फिसल गया। लेकिन इसके जवाब में आर्टिकल में ये बोला जाता है, अगर देखो बारिश की वजह से प्लेन फिसला तो मानसून सीजन तो अभी भी चल रहा है केरला में, लेकिन इस एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस को अभी बंद नहीं किया गया है। अगर बारिश एक रीज़न होता तो सरकार ऑपरेशंस को बंद कर देती। हर एक हादसा अगर इस प्रकार का होता है हमारे देश में, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है एयर सेफ्टी से संबंधित वो देखो ख़राब होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि कुछ दूसरे देश हमारे देश में फ़्लाइट्स भेजने से कतराते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल आप ले लीजिए। पाकिस्तान में कराची में अभी जो हादसा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि ऑलमोस्ट आधे पायलट्स का जो लाइसेंस है हमारे देश में वो फर्जी है। उसके बाद एकदम से पाकिस्तान में फ़्लाइट्स भेजना बंद कर दिया गया विभिन्न देशों के द्वारा। मतलब पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई इस मामले में। तो सरकार ने वैसे क्या किया है, एकदम से अगले ही दिन ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए ताकि वर्ल्ड में ये संकेत ना जाए इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो इंडिया नॉर्मलसी दिखाना चाहता था कि सब कुछ सामान्य है। बट इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं कि कम से कम देखो, सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडिया ये दिखाना चाहता है सब कुछ सामान्य है, अच्छी बात है। बट वेरियस जब ऑडिटिंग एजेंसीज ऑडिट करेंगी कि कैसी सेफ्टी है इंडिया के एयरपोर्ट्स पर,
तब ऐसा ना हो कि हमारी किरकिरी हो जाए। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि ऐसे जो टेबल टॉप रनवेज हैं हमारे देश में, वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का कोई भी हादसा अवॉइड किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सेफ्टी डेफिसिट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।